हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 10 ध्यान दो। आज हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर जो है ना, इस पर हम लोगों ने कल कार्य प्रारंभ कर दिया था। इसको सीखने समझने का जो प्रक्रिया हम लोगों ने कल प्रारंभ कर दिया था, जो जिसमें हम सभी लोगों ने सेल्फ से इसका प्रयास किया था। ठीक है, तो इस सेगमेंट में तुम लोगों ने देखा भी होगा, कल तुम लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो, है ना। लॉट ऑफ बच्चे इसमें परफॉर्मेंस बेहतर कर रहे थे, तो उसमें तुम लोगों ने देखा होगा इंट्रोडक्शन के बेस पर कि बेसिकली इसमें एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया गया है कि एक्चुअली एग्रीकल्चर होता क्या है, एग्रो प्रोडक्ट क्या होते हैं, देश की कितनी आबादी जो है इस एग्रीकल्चरल वर्क पर डिपेंडेड है। चूँकि तुम्हें पता होना चाहिए कि भारत जो है हमारा एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। और भारत की आज़ादी के समय में 70% से ज़्यादा आबादी जो थी ना, गांव में वास करती है। वर्तमान में थोड़ा सा अर्बनाइजेशन और ये आधुनिकीकरण की तरफ में मॉडर्नाइजेशन जब हमारा हुआ, सिटी कल्चर वगैरह डेवलप हुई है, तो 5% जो ये पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन हमारा जो है माइग्रेट किया है शहरों की तरफ में। लेकिन अभी भी वास्तविकता ये है कि 65% से ज़्यादा आबादी जो है गांव में रहती है, जो कहीं न कहीं खेती और किसानी जैसे कार्यों पर हमारे डिपेंडेड है। ये मतलब एग्रीकल्चरल वर्क से ही उनका जीवन यापन हमारा चलता है। तो इस इंट्रोडक्शन के संदर्भ के बाद में तुम देखोगे कि इसमें हम लोगों को पढ़ना है टाइप ऑफ फार्मिंग, जिसमें प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। इसके बाद में नेक्स्ट ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल और क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बता रहा है। जो इंट्रोडक्शन है और उसके साथ साथ में एडिशनली जो इस सेगमेंट के लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि कोई भी ये लेसन प्रारंभ जब हमारा होता है तो उसमें बहुत हद तक कोशिश की जाती है कि बच्चों को पहले बेसिकली तमाम प्रकार की नॉलेज प्रोवाइड की जाए, ताकि उसका सेल्फ से सीखने समझने की क्षमता और बेसिक चीज़ें ना निकल करके सामने आए। ऐसा इसलिए हमारा बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर इंट्रोडक्शन को पहले हमारा बुक में देने का प्रयास करता है। और एनसीईआरटी का तो पैटर्न अपने आप में एक अजूबा है, यूनिक है, जहां आप खास करके सोशल में जो बहुत ज़्यादा मतलब टफ ना हो चैप्टर, और कंजिक्यूटिवली लगातार अगर पिछले क्लासेज में तुम लोग पढ़ते चले आ रहे हो, तो एक प्रकार के टीचर की तरह ही ये हमारा बिहेव करता है, मतलब तुम्हारे लिए अवेलेबल रहता है एज अ टीचर। ठीक है, तो चलो बेसिकली हम लोग चलते हैं। चीज़ें मैं इंट्रोड्यूस तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है कि बुक्स के माध्यम से कराऊँ, ताकि तुम लोग का अपने बुक पढ़ने की ललक भी बढ़े, और साथ साथ मैं एडिशनली नॉलेज भी तुम लोग को प्रोवाइड करता रहूँगा इस लेक्चर में। तो इसमें दे रहा है कि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। भारत जो है कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में हमारी संलग्न है। नियर अबाउट 66% हमारा हुआ, ऐसे देखा जाए तो 2/3 टोटल का है ना। 66 तो 65 दिखा ही रहा है जो नेशनल फिगर है हमारा। इसमें दे रहा है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी में काउंट की जाती है। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम, है ना। कृषि एक प्राथमिक क्रिया जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है, और खाद्य पदार्थों के अलावा इसमें विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल भी हमारे तैयार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिसमें जैसे कि तुम्हारा चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, स्पाइसेस यानी कि मसाले हो गए इत्यादि का भी हमारे यहाँ निर्यात किया जाता है। इसमें दे रहा है कि क्या आप कृषिगत कच्चे मालों पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, हाँ देखो, इसमें जहाँ तक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने की बात है हमारी, तो जैसे रॉ मटेरियल का संदर्भ हमारे यहाँ ये होगा कि जब हम फूड्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जैसे कि
आज के डेट में तुम देख सकते हो, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए, मैंगो का माजा हो गया, स्लाइस हो गया, या आंवला का जो तुम्हारा जूस बनता है, रेडीमेड जूस बनता है, या ऐसे जो भी हमारे रेड बुल वगैरह का भी जो डिफरेंट डिफरेंट जूस हमारे आते हैं, तो सब ये या जितने भी ऐसे हम लोग मतलब फूड आइटम है ना खाते हैं, कंज्यूम करते हैं और लंबे समय तक उसको प्रोसेसिंग करके ज़िंदा रखते हैं, उसका रॉ मटेरियल्स तो हमारा एग्रो बेस ही हमारा होता है। तो ये कह रहा है कि आप कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स। तो ये आपको इकट्ठा करना है, इसमें दे रहा है कि मोर एवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेज एंड ऑल्सो एक्सपोर्टेड। ये तो हमारी पहचान है। केरला के मसाले जो हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जब ये मेडाइवल ईरा में जितने भी ऐसे हमारे विदेशी आक्रांता जो भारत की तरफ में आकृष्ट हुए, या हमारे ये यूरोपियन कंट्री से जो लोग आए थे, उसका एक सबसे बड़ा कारण था हमारा मसाले, भारतीय मसाले। और भारतीय मसाले जो हैं इतना ज़्यादा वर्ल्ड फेमस हैं कि पूरे वर्ल्ड के किचन में मतलब उनके रेसिपी में जान डालने का काम हमारा करता है भारतीय मसाले। तो इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। और यूरोपियन कंट्री वाले भी जब भारत में आए थे, कोई भी कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, चाहे वो फ्रेंच इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी हो, या डेनिश हो, स्पेनिश हो, पोर्तुगीज़ हो, इवन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी, ये सबका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, और यहाँ से भारतीय मसाले ले जा करके ना अपने रेसिपी में वो जान डालते थे, और इस मसालों से अपनी फूड आइटम्स को ना काफ़ी लंबे समय तक वो सुरक्षित रखने का भी काम हमारा करते थे। और केरला का जो मसाला है हमारा काफ़ी फेमस माना जाता है। उसी तरीके से अगर टी एंड कॉफ़ी की जहाँ तक सवाल है, इसमें नो डाउट चाय तो है, भारत में प्रोडक्शन हमारा होता है, लेकिन वर्ल्ड के अन्य देशों में भी चाय का प्रोडक्शन होता है। लेकिन सबसे जो उन्नत किस्म की जो हमारी टाइप होती है चाय की, जिसको उलांग कहते हैं हमारा, वो दार्जिलिंग का फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। पूरे वर्ल्ड में दार्जिलिंग का जो उलांग टी है वो काफ़ी फेमस माना जाता है। कॉफ़ी में भी तुम कर्नाटका और जो ये मद्रास, चेन्नई का जो तुम्हारा कोडाईकनाल वगैरह जो एरिया है, वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर ये कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ऐसे नो डाउट कॉफ़ी का सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर हमारे वर्ल्ड में ब्राज़ील को माना जाता है, लेकिन भारतीय कॉफ़ी भी ऐसे ही, और इसकी डिमांड हमारे वर्ल्ड के अन्य देशों में भी हमारी होती है, जिसको ये भारत की जो सरकार हमारी होती है, ये कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट भी करती है। तो ये एग्रीकल्चरल जो गतिविधियाँ हमारी हैं, हमारी जीवन यापन का हिस्सा तो हैं ही, हमारी ज़रूरतों को तो पूरा करती ही करती है। वर्ल्ड के अन्य देश भी कहीं ना कहीं हमारे इसके ऊपर में डिपेंडेड होते हैं, है ना। और भारत की जो पूरी एग्रीकल्चरल हमारा प्रोडक्शन है, पूरे वर्ल्ड में हमारा फेमस माना जाता है। तो नेक्स्ट तुम्हारा अगला है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें एग्रीकल्चर दे रहा है कि एग्रीकल्चर इज एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। कृषि जो है हमारे देश की प्राचीनतम आर्थिक क्रियाओं में से एक मानी जाती है, और पिछले 1000 वर्षों के दौरान, है ना, जिसमें फिजिकल इन्वायरमेंट की जो बातें इसमें कर रहा है, चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंड अपॉन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्निकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चर प्रैक्टिस एंड फार्मिंग वेरीज फ्रॉम subsistence to commercial type, and at present in different parts of India the following farming, है ना, सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड। दे रहा है कि जिसमें भौतिक पर्यावरण, टेक्नोलॉजी, सोशियो कल्चरल, है ना, कस्टम एंड रिचुअल्स के अनुसार खेती करने की विधियों में बराबर हमारे बदलाव दिखने को मिलते रहे हैं। और कृषि के अनेक प्रकार होते हैं, है ना, एग्रीकल्चर के बहुत सारे टाइप हमारे होते हैं, जिसमें दे रहा है कि जीवन निर्वाह खेती से लेकर के वाणिज्यिक खेती तक सम्मिलित है। तो स्वाभाविक है, जीवन निर्वाह की खेती जो हमारी होती है, ये प्रिमिटिव इरा से ही हमारा चला आ रहा है। और वर्तमान में दे रहा है कि वर्तमान समय में भारत में विभिन्न भागों में निम्न प्रकार की खेती की जाती है, जिसमें मैं शुरुआत करूंगा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग से, है ना।
तो देखो ये प्रिमिटिव जो हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है, इसमें ये सबसे एक बड़ा अच्छा लाइन इसमें जो दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर इज़ एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। हम तो कहेंगे कि इन आवर कंट्री नहीं, बल्कि इन आवर वर्ल्ड, ये वर्ड यहाँ होना चाहिए। न केवल हमारे देश के अंदर बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी प्राइमरी जो एक्टिविटी थी हमारी एग्रीकल्चर ही थी। क्योंकि वर्ल्ड के जब हम अर्ली ह्यूमन सोसाइटी का एनालिसिस करते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशन है, जितनी भी ओल्ड सिविलाइजेशन है, सब की सब सिविलाइजेशन जो है हमारा कहीं ना कहीं फर्टाइल प्लेन में और जल क्षेत्रों के आसपास में विकसित हुई है। जिसमें मिस्र की जो सभ्यता का, नील नदी की सभ्यता उसका कहा जाता है, नील नदी के किनारे में अवस्थित थी। मेसोपोटामिया जो था जल मध्य का हमारा था। सुमेरियन कल्चर के बारे में तुम लोग जानते होगे। इवन हमारे भारत के अंदर भी ये सिंधु घाटी सभ्यता का नाम तुम लोगों ने सुना होगा। तो सिंधु और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, जिसको पंजाब के क्षेत्रों के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो आज भी पूरे देश के लिए अन्नगार बना हुआ है। या गंगा, सतलज, ये सिंधु और ब्रह्मपुत्रा रीजन्स में आसपास में देखोगे कि एक नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन का हमारा फॉर्मेशन भारतीय कल्चर में भी हमारा हुआ है। तो ये सॉइल की भी जो फर्टिलिटी होती है, एवेबिलिटी ऑफ द वाटर हमारा होता है। तो आप सोचो कि जब कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारी नहीं थी, जब कुछ इनोवेशन हमारा नहीं था, कोई ऐसी सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ हमारी होती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग या समथिंग जिस प्रकार की गतिविधियाँ हमारी कोई प्रभावित चलती नहीं थी, तो स्वाभाविक है कि जब इंसान जन्म लेता है तो सबसे पहले तो उसे फूड की ही रिक्वायरमेंट होती है। फूड की तो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो या तो माँ का दूध पिएगा या कुछ ऐसे फूड आइटम्स उसको दिए जाएंगे हमारे, लिक्विड के बाद में सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड कंडीशंस में। तो हम फूड ग्रेन्स या एनिमल जो भी, हम प्लांट किंगडम पर डिपेंडेड हो या एनिमल किंगडम पर डिपेंडेड हो, ये कहीं ना कहीं हमारी प्राइमरी गतिविधियों से प्रभावित हमारी होती है। तो इसमें ऐसा देखने को हमारा मिलता है कि प्राइमरी गतिविधियां जो है हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए हमारा फेवरेबल कंडीशन माना जाता है। और कोई भी अर्ली ह्यूमन जो होता है से लेकर के आज वर्तमान संदर्भ में भी तुम देखोगे, कार्य कोई भी आप करो, है ना, विदाउट फूड आप काम नहीं कर सकते हैं। और फूड का प्रोडक्शन हमारा प्राइमरी गतिविधियों के कारण, है ना, एग्रीकल्चरल जो हमारा कल्टिवेशनल लैंड होता है वहीं पर ये हमारा संचालित और किया जाता है। नेक्स्ट जो अगला टाइप हमारी एनालिसिस इसमें की जा रही है, जिसमें प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात की जाती है। तो इसको अगर हम कहें, प्रिमिटिव का मतलब प्रारंभिक होता है और सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है जीविका निर्वाह का। तो सबसे पहले तुम सब्सिस्टेंस को समझो और मैं उसको प्रिमिटिव के साथ भी तुमको समझा दूंगा। सब्सिस्टेंस का मतलब हमारा होता है जीविका निर्वाह होता है। जीविका निर्वाह तुम लोगों ने नज़दीक से देखा होगा, अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे होंगे, गाँव का भी जाना आना होता होगा, तो वो लोग देखते होंगे कि छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े गांव के जस्ट बाहर जो हमारे होते हैं, वहाँ पर प्याज की खेती होती है, लहसुन की खेती होती है, गाजर की खेती होती है, मूली की खेती होती है, आलू की खेती होती है, धान चावल छोटे छोटे मतलब क्यारियों में सब चीज़ लगाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो कमर्शियली उनका उद्देश्य होता है। अगर घर में 10 परिवार है ना, अगर आपने 2 कट्ठे ज़मीन में कुछ बागवानी किया है जिसमें पालक की सब्जी, बैगन, मूली, भिंडी, जो भी कुछ आपने लगाया होगा, तो ये सरप्लस तो है ही नहीं, वो बाहर जा सकता है। और इस छोटी छोटी क्यारियों में इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल टूल्स का उसमें प्रयोग किया जाता है, जिसमें मतलब ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह जा कर के उसकी जुताई वगैरह करती होगी। वो फावड़ा कुदाल वगैरह से ही थोड़ा बहुत करते हैं हमारे। तो देखो आज वर्तमान दौर में भी, मतलब एडवांस ईरा में भी, अगर तुम प्रिमिटिव चीज़ों को अगर एनालाइज करना चाहते हो, तो वही छोटे छोटे टूल्स से अभी भी हमारे गांव की तरफ खेती होती है। तो सबसे पहले तो इसमें हो गया कि जीविका निर्वाह के लिए कृषि करना, जिसको हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, है ना। अब ये प्राइमरी स्टेज के जहाँ तक सवाल है, तो प्राइमरी स्टेज में तो ना कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था, ना ही कोई इनोवेशन था, ना ही लोगों के पास में इतनी नॉलेज थी। तो वो किस प्रकार से करते थे, याद करो, प्लेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, कैसे हमारा मॉडिफिकेशन हमारा हुआ। उसके पसानकालीन पत्थरों के जो हमारे औजार थे, उसके मॉडिफिकेशन से हम टाइम एनालिसिस करते हैं। तो ये प्राचीनतम दौर से अगर देखा जाए तो जीविका निर्वाह की जो प्रारंभिक अवस्था हमारी कुछ उस दौर से प्रारंभ मानी जाती है, जब हम कहीं ना कहीं प्रोटो और प्री हिस्ट्री कंडीशन से भी हमारा स्टार्ट है।
जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन में तुम प्रोटो शब्द का प्रयोग करते हो ना, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसा नहीं ना है कि ब्रश अचानक से तुम्हारा कल कंपनी लगी, इसके पहले लोग मुंह ही नहीं धोते थे। ब्रश तो करते थे, दांतों से करते थे, किसी अन्य चीज़ों से करते होंगे हमारे। कोई भी ऐसी प्रोसेसिंग, मान लो साइकिल आ गई, तो साइकिल से पहले कुछ था ही नहीं, शायद बैलगाड़ी बना के लोग चलते थे। तो जैसे प्रोटो का संदर्भ हमारा उस तरीके से रहा है, तो ये प्राइमरी गतिविधियों में हिस्टोरिकल संदर्भ से भी देखा जाए तो प्री और प्रोटो हिस्ट्री में भी इस प्रकार की गतिविधियां हमारी संचालित होती थी। ठीक है, तो इस प्रिमिटिव में कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट ऑफ इंडिया। देर इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में आज भी की जाती है। मैंने तो उसका एग्जाम्पल दिया ही दिया, जिसमें दे रहा है कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के एक छोटे से टुकड़े में प्रारंभिक कृषि औजारों जैसे कि लकड़ी के हलों, डालों तथा खुदाई करने वाले छड़ों और परिवार के समुदाय के द्वारा मदद से ही की जाती है। मतलब स्मॉल स्केल पर अपने परिवार के मेंबर ही उसमें ना सारा काम करते हैं। अब इसमें लकड़ी का नहीं है, आमतौर पर लोहा का आविष्कार बहुत लंबे समय तक हो गया, खुरपी हो गया, कुदाल हो गया, ऐसी चीज़ों से खेती हमारी की जाती है। या कह सकते हो आदिवासी समुदाय के लोग जो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं तो अभी भी कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ों से करते होंगे। चूँकि डाओ और हालो जो है, इस सब शब्द का जो है प्रयोग जो किया गया है, ये सब तो तुम्हारा कहीं ना कहीं ये आदिवासी जनजातीय समूह लोगों के लिए ही हमारा किया गया है। देखिए किस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून की समय में की जाती है, जहाँ पर उसके टाइप के एनालिसिस करके, मतलब किसी भी सॉइल की जो प्राकृतिक उर्वरता होती है उसको फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय स्थिति को उपयुक्त उस पर बात करना हमारा निर्भर। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि एग्रीकल्चरल गतिविधियों को संचालित करने के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशंस है ना, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ द अदर फिजिकल कंपोनेंट्स, ऐसी स्थितियाँ हमारी होती है। अब कहने का मतलब है कि जहाँ चावल का उत्पादन हो सकता है वहाँ आप अगर गेहूँ की खेती करिएगा, जहाँ चाय और कॉफ़ी हो सकता है वहाँ पर अगर तुम तिलहन फसलों का उत्पादन करोगे तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, वहाँ ऐसा संभव नहीं। तो ये अनुकूलक जो था हमारे भारतीय मानवीय सभ्यता या वर्ल्ड के अन्य देशों में, ये शुरू से ही हमारा चला आ रहा है। ठीक है, कि जहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हो, जहाँ पर फर्टिलिटी जिस भी खास प्रकार के फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल पाई जाती थी, वो धीरे धीरे हमारा आया, अचानक से नहीं आया। लेकिन इतना मान के चलो कि इंसान जो होता है पिछली गलतियों से सबक लेकर के अपनी लाइफ को ना बार बार मॉडिफाई करने का प्रयास करता है। और सोशल स्टडीज़ में मैं बार बार बोलता हूँ कि तमाम चीज़ों को हम लोग सीखने समझने का प्रयास इसलिए ही करते हैं कि एक इंसान होने के नाते हमारे पास में सोशल बेसिक नॉलेज का होना हमारा बहुत ही ज़रूरी है। इसमें दे रहा है कि इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर फार्मर्स क्लियर अ path ऑफ द लैंड एंड प्रोड्यूस क्रेल्स एंड अदर फूड क्रॉप टू सस्टेन देयर फैमिली। दे रहा है कि इसे कर्तन धन प्रणाली भी हमारी कही जाती है, जिसमें किसान छोटे से टुकड़े को साफ कर उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और फसलों का उत्पादन हमारा करता है। और ये मट्टी की उर्वरता कम हो जाने के उपरांत किसान उस भूमि के टुकड़े से हट जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, माइग्रेट कर जाता है, कहीं और चला जाता है और कृषि के लिए भूमि का एक दूसरा टुकड़ा भी साफ कर देता है। और कृषि किस प्रकार का स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि किसान द्वारा उर्वरक तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। और देश के अलग अलग भागों में कुछ इस प्रकार की कृषि अलग नामों से भी हमारी जानी जाती है। मतलब अर्ली ह्यूमन सोसाइटी या जो प्रिमिटिव जो संदर्भ हमारा दौर था, उस दौर में आज की तरह इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स तो थे नहीं हमारे पास में, तो मैन्योर और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर ही हम डिपेंडेंट हुआ करते थे। तो एक पार्टिकुलर एरिया को जब साफ़ कर देता था तो वहाँ पर खेती, तुम लोगों ने क्रॉप साइकिलिंग के बारे में सुना होगा, जिसको फसल चक्रण भी हमारा कहा जाता है आज के आधुनिक दौर में, फसल चक्रण। तो पहले इंसान क्रॉप साइकिलिंग के बारे में नहीं जानते थे, वो लाचारी में है ना जगह बदलते रहते थे, लाचारी में वो जगह को हमारा बदलते रहते थे। अब बदलने का संदर्भ कुछ इस तरीके से हमारा रहा है कि उनका प्रोडक्शन प्रभावित होने लगता था। एक तो सबसे पहले कि इतना टफ वर्क करते थे, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन उनका होता था, लेकिन उस थोड़े से प्रोडक्शन में भी अगर लगातार गिरावट आने लगती थी तो उन्हें इस चीज़ का एहसास हो जाता था कि ये पार्टिकुलर एरिया जो है ना अब प्रोडक्शन देने के लायक नहीं है, इसकी फर्टिलिटी लूज़ हो गई है। तो वहाँ से 10, 12, 15 किलोमीटर, चूँकि शुरू का जो तो जीवन न्यूमेटिक लाइफ ही हमारा हुआ करता था, है ना, नोमेडिज्म, है ना, घुमंतु भूटिया की तरह जीवन यापन हमारा लोग किया करते थे।
इस तरीके से। तो ये जो ये प्लेस डिस्प्लेसमेंट और जो शिफ्टिंग था हमारा ना, इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं इसको हम लोग, है ना। स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न में अगर इसको हिंदी में कहोगे तो कर्तन दहन प्रणाली तो कहा ही जाता है। इसके साथ साथ में इसको स्थानांतरण कृषि भी हमारा कहा जाता है, ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी अगर तुमसे कहीं अगर कोई एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि स्लैश एंड बर्न को अनदर कोई नाम बताओ, तो तुम उसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, जिसको हम लोग ना स्थानांतरण कृषि कहते हैं, ठीक है। और इसका अलग अलग नाम भी हमारा है, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसमें उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। इसको झूमिंग एग्रीकल्चर भी हमारा कहा जाता है। जैसे हमने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसका नाम दिया, तो ये अलग अलग जियोग्राफिकली चेंजेस होने के बाद में इसका नाम अलग अलग है। मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। तो ये जितने भी मतलब टाइप हैं, मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ। यहाँ पर ये अनदर नेम है भारत के अंदर में, इसको आप देख लेना बढ़िया से। ये एक नंबर में प्रायः तुमको पूछता है। अगर बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए अगर आपके लिए एक एक नंबर मायने रखता है बाबू, तो जो कन्विंस किया जा रहा है उसको आप नोटिस करिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। आपका लाइफ और आपका भविष्य काफ़ी अच्छा होगा, ये मेरे तरफ से सुझाव है। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे होनहार काबिल बने और अपने करियर के प्रति गंभीर बनकर अपना अच्छे से काम करें। हाँ, यहाँ देखो, अब नेक्स्ट जो तुम्हारा झूमिंग एग्रीकल्चर का एक केस स्टडिकल संदर्भ में छोटा सा बॉक्स में बना करके तुम लोग को समझाने का प्रयास किया है, जिसमें दे रहा है कि द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नॉन एज अ मिल्पा इन मैक्सिको। मैं इसको कन्विंस कर देता हूँ कि छोटे छोटे करके। स्लैश एंड बर्न को मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका के क्षेत्रों में इसे मिल्पा के नाम से, वेनेजुएला में इसके कोनुको के नाम से, ब्राज़ील में इसको रोका कहा जाता है, मध्य अफ्रीका में इसे मोसोले, है ना, इंडोनेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। ये पिछले बार पूछा था, इंडोनेशिया में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को किस नाम से हमारा जाना जाता है, तथा वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। और इसमें दे रहा है कि भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि पहले भी तुमको ये बता चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश में इसे बेबर या दहिया कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा कहा जाता है, उड़ीसा में पामाडावी है, या कुमान या बारिंगा, है ना, और पश्चिमी घाटों में इसे कुमारी के नाम से, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरे के नाम से या वाल्टरे, और हिमालयन क्षेत्रों में खील, झारखंड में कुरुआ, और तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में इसे झूम के नाम से भी हमारा जाना जाता है। उत्तर पूर्व का तो पहले ही तुम्हारा दे चुका था, जो मैंने कुछ देर पहले उसको ये किया था। तो रिंझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्रों के परिवारों के साथ एक गांव में रहती है। इसमें एक केस स्टडी चित्र में दे रहा है, और उसको तुम्हें पता लगाना है कि बांस के पाइप द्वारा, झरने के द्वारा, आज के वर्तमान संदर्भ में देखोगे कि उसको ड्रिप इरिगेशन भी हम लोग कहते हैं। लोहे के पाइपों में ना पानी का फव्वारा दे दिया जाता है, और ड्रॉप के साथ में उसकी सिंचाई हमारी की जाती है। तो ये हमारा एक केस स्टडी है, उसको तुम देख लेना, समझ लेना। यहाँ पर दे रहा है इन इंडिया हो गया। प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग, यहाँ पर है। हाँ, नाम है रिंझा करके। ये लड़की जो है असम में डिम्फू के बाहरी क्षेत्र में परिवार के साथ एक गांव में रहती है। जब अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पतियों को काटकर और जलाकर साफ करती देखती है तो आनंद का अनुभव करती है। और यह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के पाइप द्वारा झरने से पानी लेकर के अपने खेतों को सिंचित करने में सहायता भी करती है। और वह अपने परिस्थान से लगाव भी रखती है, और यह तब संभव हो यहाँ रहना भी चाहती है। लेकिन यह छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ मालूम नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार के अगले वर्ष नई भूमि के टुकड़ों की तलाश करनी होगी। एक केस स्टडी करके बताता है। तुम लोग देखोगे, गांव में कभी जाओगे तो तुम्हें भी इस रोमांच के पल को जीने का एहसास होना चाहिए। आप लोग वहाँ भी जाके स्मार्टफोन मत चलाने लगना। गांव में जाओ तो कभी गांव के मट्टी की तरफ जाओ, खुले पैर जाओ। अपने घर में जो किसानी वगैरह का काम करते हैं लोग, उनसे भी मिलने का प्रयास करो।
और उस रोमांच को महसूस करो, है ना। ये लाइफ में इन चीज़ों को सीखना और समझना बहुत हमारा ज़रूरी है अनुभव गेन करने के लिए हमारे, ठीक है। तो ये हमारी कुछ कहानी इस प्रकार की रही प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। नेक्स्ट तुम्हारा है बाबू इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, है ना, जिसको हम लोग गहन जीविका निर्वाह करते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है कि जब प्रिमिटिव में पूछेगा तो कभी कभी डिफरेंसेज आता है। एक बार मैंने बोर्ड के एग्जामिनेशंस में देखा था कि उस समय पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का हमारा और ये कमर्शियल फार्मिंग का जो संदर्भ देखोगे तो एक पूरा हमारा प्रोटो दौर की बात हो जाएगी, बहुत प्राचीनतम दौर की बात हो जाएगी, और एक हमारा बिल्कुल अति आधुनिक दौर की बात हो जाएगी। और कभी कभी तुम्हारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ही पूछता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट इट, है ना, आप इसको कैसे इसके बीच में अंतर पैदा कर सकते हैं। तो जब कभी भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग में अगर पूछे तो हमें प्रिमिटिव और इंटेंसिव के बीच में ही डिफरेंसेस क्रिएट करना होगा, कमर्शियल के बीच में नहीं। और जब कभी प्रिमिटिव एंड मॉडर्न की बात करेगा तो हम कमर्शियल एग्रीकल्चर को उसमें शामिल करेंगे। तो थोड़ा सा जब बोर्ड में क्वेश्चन इस तरीके का पूछता है तो वहाँ पर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो दे रहा है इसमें इंटेंसिव एग्रीकल्चरल है, उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑफ लैंड एंड इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई, है ना, डोजेज ऑफ द बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज फॉर द ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शंस। ये कह रहा है कि इस प्रकार की जो कृषि हमारी होती है उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या का अधिक दबाव होता है। अब मान लो कि ज़मीन के टुकड़े छोटे हैं और ज़्यादा लोगों के लिए प्रोडक्शन हमारा करना होगा, तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की खेती हमें करनी होगी, है ना, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन सिक्योर किया जा सके। तो इसी को ना गहन खेती कहा जाता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहा जाता है। और यह श्रम, है ना, जो गहन खेती होती है जिसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक उत्पादों का प्रयोग हमारा किया जाता है, और बड़े स्तर पर सिंचाई की व्यवस्था, उसके कैनल सिस्टम वगैरह भी हमारे डेवलप किए जाते हैं। इसमें दे रहा है कि कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट इन इंडिया वेयर सच फार्मिंग इन प्रैक्टिस्ड। बता रहा है कि क्या भारत के कुछ ऐसे राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो ऐसे अब तो लगभग सब राज्य कहे जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट को अगर छोड़ दो तो कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं होता, सारे जगहों पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर हमारा प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो इसमें दे रहा है कि भूमि स्वामित्व में विरासत का अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा होता चला गया और लाभप्रद भी साबित होता रहा। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि में अधिक पैदावार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अतः इस प्रकार की कृषि पर बहुत ज़्यादा हमारा दबाव है। और आज वर्तमान संदर्भ में तुम जितने भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी देख रहे हो या टेक्नोलॉजिकल टूल्स का डेवलपमेंट देख रहे हो या हमारे ये बागानी कृषि प्लांटेशन फार्मिंग वगैरह को जो प्रमोट करने की बात या क्रॉप साइकिलिंग जो देख रहे हो, जो वर्तमान दौर में हम अर्थ को बचाने के लिए जितना भी मतलब कि लैंड मिनिमाइजेशन को कंट्रोल किया जाए, ये कल्टीवेशनल लैंड की फर्टिलिटी को मेंटेन रखा जाए, इसके पीछे एकमात्र हमारा लाचारी है, हमारी भारतीय व्यवस्था की लाचारी है। क्योंकि देश की आज़ादी के समय में देश का पॉपुलेशन मात्र 33 करोड़ हुआ करता था, जो आज वर्तमान संदर्भ में 150 करोड़ है। हमारे देश के अंदर में एरिया घटते जा रहा है। हम कहीं न कहीं लैंड मिनिमाइजेशन, लैंड डिग्रेडेशन फैक्टर्स को हम लोग फेस करते हैं। उधर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बाहर, स्काई चीन बाहर, बांग्लादेश बाहर, पाकिस्तान बाहर, तीन तरफ से समुद्र का अटैक है, एक तरफ से हिमालय आगे की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के मैक्सिमम यूज़ करने के कारण हमारा सॉइल की जो गुणवत्ता हमारी प्रभावित हो रही है। तो हम तो कहीं ना कहीं दबाव में महसूस कर रहे हैं और इंटेंसिव एग्रीकल्चर करना हमारे लिए मजबूरी बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को हम लोग ना इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। इस कमर्शियल फार्मिंग को तुम अति आधुनिक फार्मिंग के तौर पर भी जान सकते हो। इसको हम लोग एडवांस फार्मिंग या मॉडर्न फार्मिंग के तौर पर भी हम लोग जानते हैं। तो इसमें दे रहा है कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज टू द हायर डोजेज ऑफ द मॉडर्न इनपुट्स लाइक हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, है ना, ये इसका पूछता है। HYV का फुल फॉर्म भी तुम लोग से पूछता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी।
इसमें दे रहा है कि इस प्रकार की कृषि को प्रमुख उद्देश्य जो हमारा होता है आधुनिक जो है निवेशों जैसे कि इन्वेस्टमेंट हमारी होती है जिसमें पैदावार को बढ़ाने वाले बीज हमारे होते हैं जिसको हाइब्रिड वैरायटी सीड्स हम लोग कहते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करके उच्च पैदावार है ना प्राप्त किया जाता है। इसमें दे रहा है कि कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब चावल वाणिज्यिक की फसलों के लिए, लेकिन उड़ीसा एक जीविका फसल है। उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। इसमें ये बताने का प्रयास कर रहा है, हाँ इसमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जैसे कि चावल का जो है प्रोडक्शन जो है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर की जाती है। तो एक्चुअली जो हरियाणा और पंजाब की पॉपुलेशन है उसके अलावा पूरे देश के अन्य मतलब आबादी के लिए भी ना प्रोडक्शन वहाँ पर किया जाता है। और चावल का वो मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारा पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में होता है। और हमारे बिहार में रोहतास को बाउल ऑफ राइस कहा जाता है, धान का कटोरा इसको कहा जाता है। ये प्रोडक्शन हमारा बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये डिपेंड करता है ना हमारा फिजिकल कंपोनेंट, जियोग्राफिकल इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड सॉइल टाइप, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो पिछले दिनों तुम लोगों ने पढ़ा भी है कि कौन कौन से टाइप जो होता है किस किस के फसलों के अनुकूल हमारे पाई जाती है ऐसा। तो जैसे चावल को भी कह रहा है कि यह पंजाब और हरियाणा में हमारी कमर्शियल ये फूड आइटम्स मानी जाती है, प्रोडक्शन मानी जाती है। वहीं ये चावल जो है उड़ीसा में एक जीविका फसल के तौर पर सब्सिस्टेंस क्रॉप के नाम से हमारी जानी जाती है। इसमें एक डूइंग एंड लर्निंग के संदर्भ में ये जानने का प्रयास कर रहा है कि कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ द क्रॉप विच मे बी कमर्शियल इन ऑन रीजन एंड मे प्रोवाइड सब्सिस्टेंस इन अनदर रीजन। तो कह सकते हो जैसे चाय वगैरह का जो उत्पादन हमारा आसाम और दार्जिलिंग के क्षेत्र में होता है तो वहाँ तो कमर्शियल ही उसको मानेंगे हम लोग, है ना। और चाय का फसल इधर तो बिहार वगैरह की तरह पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि चाय के बिना लोग जीवन नहीं जी सकता है, तो उसको हम सब्सिस्टेंस कैटेगरी में भी नहीं रख सकते हैं। तो ये जैसे गेहूँ का अगर तुम कहो चाय से ज़्यादा अच्छा होगा गेहूँ का, कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ये तुम्हारा कहीं ना कहीं कमर्शियल टाइप का है। जबकि साउथ इंडिया की तरफ आप जाइएगा तो वहाँ पर तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से वो हमारा सब्सिस्टेंस के बेस पर हमारा आधारित माना जाता है। ठीक है। तो इसमें दे रहा है कि प्लांटेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग। इन हिज टाइप ऑफ द फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन अ लार्ज एरिया। दे रहा है कि प्लांटेशन कृषि, जिसको रोपण कृषि भी हम लोग कहते हैं, वाणिज्यिक खेती का एक प्रकार हमारा होता है जिस प्रकार के खेतों में लंबे चौड़े और एक फसल रोपी जाती है। जैसे उसमें कहीं केला की खेती कर दी गई, कहीं पान की खेती कर दी गई, कहीं पर तुम्हारा शिमला की खेती कर दी गई, कहीं चाय के बागान है तो उसमें वो भी बागानी कृषि में ही, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में ही हमारा आता है। तो इसमें दे रहा है कि रोपण जो होता है हमारा कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक इंटरफेस रिलेशन एस्टेबल करता है ना। इसको अंतरपृष्ठ हम लोग कहते हैं। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्रों में की जाती है। यह अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता इसमें पड़ती है और यह समूचे उत्पाद के उद्योगों में कच्चे मालों के रूप में भी हमारा प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारा चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, ये सब कहीं ना कहीं कमर्शियल है और इस सबको हम लोग कैश क्रॉप भी कहते हैं। ये नकदी फसलों में भी इसकी गिनती हमारी होती है। दे रहा है कि रोपण फसलें हैं जिसकी असम और उत्तरी बंगाल में चाय, वही असम और दार्जिलिंग हो गया तुम्हारा। कर्नाटक में कॉफ़ी जो वहाँ की एक मुख्य रोपण फसल है प्लांटेशन फार्मिंग के तौर पर। कर्नाटका की कॉफ़ी फेमस मानी जाती है। और वहीं पर बगल में तुम्हारा चेन्नई में तमिलनाडु क्षेत्र में कोडाईकनाल है, वहाँ भी वहाँ की कॉफ़ी में खास करके ग्रीन कॉफ़ी वगैरह का सुनने में ऐसा आता है कि काफ़ी मतलब कॉफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होता है। कॉफ़ी पीने से ना मूड फ्रेश रहता है। उसमें उसका शायद वो एक कंपोनेंट होता है एरोमा या क्या तो होता है, उसको लेने के बाद में मतलब तुम्हारा माइंड जो है ना रेस्पेक्टिव फ्रेश अच्छा कंफर्ट फील करते हो तुम लोग, अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को तुम बढ़ा सकते हो। हाँ लेकिन एक लिमिट में उसको लेना होता है। कॉफ़ी में उसमें ग्रीन कॉफ़ी हो तो और बेहतर, जैसे टी में ग्रीन टी पीते हैं ना उसी तरीके से कॉफ़ी में ग्रीन कॉफ़ी हमारी होती है, वो स्वास्थ्यवर्धक होता है। रोपण कृषि में उत्पाद बिक्री के लिए होता है और इसके लिए विकास के परिवहन और संचार साधनों से संबंधित उद्योग तथा बाजार इसके लिए महत्वपूर्ण हमारे होते हैं, जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों के लिए हमारी मार्केट उपलब्ध होती है।
नेक्स्ट है बाबू आपका, इसमें क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में ये पूछ रहा है तुम्हारा। तो मैं अभी इसको अंडरलाइन करता था, क्रॉपिंग पैटर्न को जानना होगा तो रबी, खरीफ एंड जायद, ठीक है ना। देखो क्रॉपिंग पैटर्न में बताता है कि हमारे देश में जो भौगोलिक दशाओं में अंतर होता है, जियोग्राफिकल जो फिजिकल डिविजन्स, डाइवर्सिटीज़, इन्वायरमेंटल जो हमारे डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है, उसके बेस पर हम किस प्रकार की खेती कर सकते हैं। जो मोटे तौर पर हमारा देखा जाता है कि कौन सी ऐसी गतिविधियाँ होती है और किस मौसम में कौन सी अनुकूल खेती हमारी की जा सकती है। तो इसमें दे रहा है कि यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिटी ऑफ द कल्चर इन इंडिया. These are also reflected in agricultural practice and cropping pattern in our country, and various type of the food and fiber crops, vegetables and fruits, spices and condiments. The constitute some of the important crops grown in the country India. There are 3 क्रॉपिंग सीजन। मेनली आमतौर पर देखोगे तुम लोग दे रहा है कि भारत के भौतिक विविधताओं और सांस्कृतिक बहुलताओं के बीच में तुम अध्ययन कर चुके हो, और इसमें कृषि पत्तियों के लिए जो एक हमारा क्रॉपिंग पैटर्न दिखाई देता है, उसमें प्रायः जो होता है देश में रोपी जाने वाली फसलों की अनेक प्रकार होती है, जिसमें खाद्य फसलें, जिसमें रेशेदार फसलें होती हैं, सब्जियां, फल, मसाले आदि शामिल हैं। और इस प्रकार से भारत में मोटे तौर पर देखा जाए तो 3 प्रकार की क्रॉपिंग पैटर्न हमारी पाई जाती है। एक हमारा रबी, खरीफ, और तीसरा हमारा है जायद फसल, जिसको हम लोग कैश क्रॉप भी कहते हैं, नकदी फसल भी कहते हैं, जायद फसल को भी। और ये रबी और खरीफ फसलों के बीच में की जाती है। और ये प्रायः बोर्ड में जायद जो हमारा क्रॉप है ना, इसके बारे में वो पूछा है, या खरीफ और रबी फसलों के बारे में डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछता है। तो मैं एक एक करके कर दे रहा हूँ। रबी का जो फसल हमारा होता है शीत ऋतु में, प्रायः जो हमारा अक्टूबर और दिसंबर का जो टाइम होता है उसके मध्य में रोपा जाता है। जैसे कि उसमें गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, चना, सरसों, तिलहन दलहन की जो फसलें हमारी होती है वो प्रायः उस समय उसकी बुआई की जाती है ना, प्लांटेशन किए जाते हैं। और इसकी हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई जो होती है हमारी ग्रीष्म ऋतु में, समर जो हमारा सीजन होता है, प्रायः तुम मार्च लास्ट से ही कर सकते हो। इसमें अप्रैल से जून दिखा रहा है, तो जून तक नहीं जाता है, अप्रैल लास्ट, मार्च लास्ट से प्रारंभ होता है, 15-20 मार्च से प्रारंभ होता है, और ये अप्रैल लास्ट होते होते समाप्त हो जाता है। बहुत जाएगा तो 13, 14, 15 अप्रैल से ज़्यादा नहीं जा सकता है। 1.5-2 महीने की कटाई हमारी होती है। तो ये जो तो हमारे भारत में भी तुम देखोगे 2 फसलों का चलन है, एक हमारा बैसाखी फसल और एक हमारा अगहनी फसल। तो अगहनी फसल में भी तुम देखोगे कि जब ये कटता है हमारा खरीफ फसल, ये ठंड के दिनों में जनवरी फरवरी में इसकी कटाई की जाती है। तो उस समय भी हम लोग ना ऋतु पर्व मनाते हैं, जिसको पोंगल कहते हैं, है ना, जिसको खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति वगैरह, जिसमें तिल गुड़ खाते हैं, और उसमें नए फसल जो हमारा होता है, नए चावल का खिचड़ी वगैरह बना करके लोग खाते हैं। या तुम सतुआनी प्रथा हमारे भारतीय कल्चर में तुम लोग देखोगे बैसाखी पर मनाई जाती है। तो उस बैसाखी में भी नए फसल के आगमन के तौर पर हमारा माना जाता है। तो ये अप्रैल वगैरह में मनाया जाता है। तरह की फसलें देश में विस्तृत भागों में रोपी जाती है, और उत्तर पूर्वी पश्चिमी राज्यों जैसे तुम्हारा पंजाब हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन होता है, जिसमें गेहूँ तथा अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। और दे रहा है कि ठंड के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण इन फसलों का अधिक उत्पादन की सहायता होती है। तुम लोगों ने देखा होगा कि फरवरी वगैरह के महीने में ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हमारा होता है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। 9th क्लास में जब तुम पढ़ रहे थे क्लाइमेट, तो वहाँ इसी का जिक्र हुआ था। तो ये छोटी समय के लिए प्रायः 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद में साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो 2 घंटे 1 घंटे के लिए हल्की बारिश हो जाती है। तो ये हल्की बारिश जो होती है ना, एक प्रकार का तुम्हारा वो संजीवनी का काम करती है रबी फसलों के लिए, और रबी फसलों के उत्पादन में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को हमारी मिलती है। ऐसा तो इसमें दे रहा है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ भागों में जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन की सफलता भी जो हुई थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो था हमारा रबी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन। एम एस स्वामीनाथन 1966 का दौर, जहाँ पर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रमोट किया था। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में जब तुमको पूछता है तो उसमें रबी फसलों का उत्पादन, गेहूँ और रबी फसलों का उत्पादन ही हमारा
उपयुक्त माना जाता है, जबकि खरीफ फसलों का उत्पादन हमारे भारत में शुरू से ही बेहतर कंडीशंस में रहा है और अभी वर्तमान समय में भी इसकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। अगला है खरीफ फसल। देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के समय रोपी जाती है। ये मानसून का आगमन हमारे यहाँ होता है मिड ऑफ जून, 2 जून के आसपास में तुम्हारा केरला वगैरह की तरफ में आता है। 10-8 जून के पूरे भारत में इसका प्रभाव देखने को मिलता है 15 जून तक। तो जून से जुलाई के बीच में ना इसका धान उनका फसलों का उत्पादन हमारा प्रारंभ हो जाता है, रोपाई वगैरह हो जाती है और सितंबर से अक्टूबर के महीने में इसको काट लिया जाता है ना। सितंबर से अक्टूबर के महीने में हार्वेस्टिंग कर ली जाती है और इसको डंठल बांधना, प्रोसेसिंग करना, मतलब नए जो चावल हमको मिलता है जनवरी फरवरी में, जहाँ पर हम लोग इसको ऋतु पर में हम लोग पोंगल वगैरह में मनाते हैं। तो इसमें दे रहा है कि सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है, कभी कभी आगे भी बढ़ जाता है। अक्टूबर इसमें दे रहा है आइडियल, ये प्राय नवंबर तक भी चला जाता है। तो दे रहा है कि इस ऋतु में रोपी जाने वाले प्रमुख फसलों में होता है हमारा चावल, है ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, ठीक है ना। चावल की खेती मुख्य रूप से असम में होता है। हालांकि सबसिस्टेंस तौर पर ही इसको माना जाता है असम में। इसके बाद में पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेष करके जो हमारा ये कोकन जो कोस्टल प्लेन है वहाँ भी होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इसकी खेती की जाती है। और पिछले कुछ वर्षों में चावल का रिकॉर्ड उत्पादन जो है हमारा पंजाब और हरियाणा में किया जा रहा है, जो यहाँ की एक महत्वपूर्ण फसलों में मानी जाती है। असम, बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें होती हैं, जिसमें ये औस, अमन और बोरो रोपी जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन तुम लोग कर लेना। मैं भी इसमें कर देता हूँ अंडरलाइन, इसको देख लीजिएगा, औस, अमन और बोरो। दे रहा है कि रबी और खरीफ फसलों के बीच में अगला जो बारी आती है हमारी जायद फसलों की। तो दे रहा है कि इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन्स देयर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नॉन एज द जायद सीजन। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द जायद आर, है ना, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर। इसमें दे रहा है कि रबी और खरीफ फसलों की ऋतुओं के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहा जाता है। और जायद ऋतु में मुख्यतः तारबूज का, खारबूज का, खीरे का, सब्जियों का, हॉर्टिकल्चर कह सकते हो तुम लोग इसको, और चारे के लिए फसलों का उत्पादन हमारा किया जाता है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय इसमें दे रहा लगता है, और इसको भी हम लोग जायद फसल और कैश क्रॉप में ही इसको गिनती लोग करते हैं, ठीक है। तो जायद सीजन में जो फसलें का उत्पादन प्राय हमारा होता है तो कैश में होता है। तो उसमें हॉर्टिकल्चर में तो नकदी है ना, आज फल सब्जियों का उत्पादन करते हो, मार्केट लेके जाते हो, उसी समय उसका दाम मिल जाते हैं। और चावल वगैरह, गेहूं वगैरह की प्रोसेसिंग करके लंबे समय तक उसको स्टोर करके रखना पड़ता है, और उसकी नीड बड़े स्तर पर ज़रूर है, लेकिन हमेशा कैश में वो कन्वर्ट टाइम टू टाइम, नो डाउट वो कैश से ही खरीदा जाएगा, उसके ट्रांजैक्शन कैश से ही होंगे। लेकिन फल सब्जियों का उत्पादन जो हमारा होता है त्वरित तौर पर 10-8 दिन में उसका उत्पादन सिक्योर होता है, मार्केट लेके जाते हो, फिर उसको तुम कैश में कन्वर्ट कर देते हो। तो वो प्राय नकदी फसलों में इसकी गिनती हमारी होती है। तो आज हम लोगों ने इस क्लास में इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर का किया और टाइप पर हम लोगों ने इसकी चर्चा किया मुख्य तौर पर। और कल जो नेक्स्ट क्लासेज हम लोग का होगा उसमें हम लोग मेजर क्रॉप्स के बारे में ना स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है देन ऑब्वियसली यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, ठीक है। और मैं क्लास में अवेलेबल रहूँगा, आप लोगों को कहीं कोई समस्या आती है तो आप बात कर सकते हैं। ऐसे मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया सारी चीज़ों को, लेकिन फिर भी होता है, हर बच्चों के सीखने समझने की क्षमता अलग अलग होती है, तो आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है बाबू। इस वीडियो में इतना ही, ओके।